हाँ बेटा। कोशिश करेंगे सरकारी। चलो आप बैठ। वो लड़के वो यहाँ पूछ रहे थे ना कुछ। हाँ हाँ, कहाँ है वो लड़के? कृषि मंत्री जी पंजाब, हरियाणा व अन्य क्षेत्रों में बढ़ती बारिश और बाढ़ के कारण जो किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, क्या आप उन पर कोई राहत जारी कर रहे हैं? जैसे हुबहू संसद में होता है वैसे ही यहाँ पर जो है वो हुबहू दिखाया गया है और सत्ता पक्ष से भी सवाल बनते हैं। और ये जो गवर्नमेंट संस्कृति स्कूल में जो युवा संसद का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें मेरे साथ जो कृषि मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, क्या नाम आ गया? हाँ जी, घनश्याम। तो घनश्याम जी, पंजाब में जिस तरह से बाढ़ आई, अत्यधिक जो वर्षा, नाम है आपका? सपना गिल। पॉलिटिकल साइंस के हाँ लेक्चर जी है? सर। हाँ जी, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया सर, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है और सबसे अच्छी बात है बच्चे खुद अपने एजेंडे मुद्दे लेके आए हैं। अच्छा, जब आपको यूथ पार्लियामेंट का समाचार मिला था अभी आपके स्कूल में होना है, तो आपने बच्चों को जब बताया भी अपने स्कूल में यूथ पार्लियामेंट हुई, तो बच्चों में क्या रिएक्शन था? सर स्टार्टिंग में जो रिएक्शन बोले, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता था यूथ पार्लियामेंट कैसे होना है और हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि बच्चों के यूथ पार्लियामेंट कैसे करवाएंगे, इतने बच्चों को हैंडल करना। तो धीरे धीरे जैसे इन्वॉल्व होते गए तो बच्चों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आता गया और बच्चे खुद अपने मुद्दे लेके आए और बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत की है बच्चों ने। अच्छा, थैंक यू सर। प्रिंसिपल सर, सारे मेरे अध्यापक साथी और टीम डाइट से आए मेरे साथ ऑब्जर्वर साहब, दोनों ही अनिल सर और दोनों ही मैथ के, और पत्रकार भाई खूब मेहनत कर रहे हैं, लाइव चला रहे हैं आपका प्रोग्राम। आपने अच्छा बोला, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र, और आपको तैयार करने वाले अध्यापक भी 1 महीने से लगे हुए हैं। और आपका एलनाबाद तो इन्होंने सर ने कहा कि काफी लेट करवा दिया 24 तारीख को, क्योंकि आपके एग्जाम थे। अच्छा सभी ने बोला, क्योंकि अच्छे में से भी अच्छा होता है। तो मिस मधु अपोजिशन एमपी, जिनकी सार गंभीरता कह सकते हैं, गंभीरता और विषय के साथ अच्छा बोला उन्होंने। प्रधानमंत्री का आवाज अच्छा था, लेकिन कई बार वो थोड़ा सा भयभीत क्यों हो रहे थे पता नहीं, लेकिन उनकी कैमरे की हाँ हो सकता है, लेकिन अच्छा बोले वो, उनके उच्चारण अच्छा था और बार बार ठीक बोलने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी सी चूक रहे थे, लेकिन शरीर पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये अच्छी चीज है ये, यानी आप जब बोलो तो परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं मिलती। आप ये सोच के नहीं चल सकते कि आपकी सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। जब अनुकूल परिस्थितियों ना होते हुए जब आप बढ़िया बोल पाते हो, उन परिस्थितियों पर जीत प्राप्त कर लेते हो, तो वो होती है कला। तो उस कला में निपुणता प्रधानमंत्री बेटा है वो आगे लेने की कोशिश पूरी कर रहा था। और अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा डिले कर रहे थे, लेकिन भाषा अच्छी थी इनकी, बोलने का तरीका अच्छा था, थोड़ी डिले चल रहा था काम। और सचिव महोदय
महासचिव होते थोड़े मुझे नर्वस लगे, और चारों कर्मचारी थे, टाइप पर अच्छे चल रहे थे उनकी उंगलियां। वो आप मेरी वीडियो में देखोगे कि उनकी उंगलियां बहुत स्पीड से चली थी। जैसे इमरान सर ने कहा कि काम के साथ बिजी रहना तो एक आदत है, बिना काम के बिजी रहना ये कलाकारी है। तो यानी स्क्रीन ऑफ है और अपने बटन को बखूबी दबाते जाना, ये मैंने कर्मचारियों से देखा, अच्छा था। आपके दोनों मार्शल, जैसे इमरान सर ने कहा, काफी अच्छे थे, और विदेशी मेहमान काफी बिजी रहे, एक दूसरे के कोड़ी भी मार रहे थे। पता नहीं क्या कोई पीछे की बात, विदेश से आई भी साथ बात बता रहे थे या क्या कर रहे थे, कोड़ी लगा रहे थे। बाकी अच्छा, एक वो लड़की पीछे बैठी है, वो भी ठीक बोली थी। क्या नाम है बेटा तेरा? हाँ, मैं जब बच्चों के नाम ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ठीक नहीं बोले, लेकिन जैसे क्लास में होता है ना, 40 के बच्चे हैं तो 10 और किस्म के होते हैं, 10 और किस्म के, 10 और 10 तो और ही होते हैं ना, ऐसा सभी को पता होता है। तो ये क्लासेस में होता है। एक शब्द कह रहा था, सत्ता पक्ष कह रहा था कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। क्यों कह रहा था मुझे पता नहीं। हाँ, ये बच्चा कह रहा था, ये बोला भी अच्छा था, छोटा था, अच्छा बोला था, लेकिन कह रहा था राजनीति कर रहा है। अब मेरे को आप बताओ, राजनीति अच्छी होती है या बुरी होती है? राजनीति अच्छी होती है या बुरी होती है? अच्छी होती है। तो फिर पक्ष है, वो विपक्ष को ये क्यों कह रहा था राजनीति कर रहा है? इसका मतलब विपक्ष ठीक कर रहा था? क्या विपक्ष ठीक कर रहा था तब? आप क्यों, विपक्ष क्यों कह रहा था कि राजनीति कर रहा है? यदि इनके भाव को देखें तो ये कह रहा था कि विपक्ष है वो ठीक कार्य नहीं कर रहा। 11वीं के पहले ही चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे कितने ऊपर आते हो? पॉलिटिकल साइंस का बच्चा, हाँ अच्छा, एक मैं भूल गया, वो पीछे वाला लड़का बड़ा जबरदस्त बोला था, जिसने हाथ ऊंचा किया। जीवन नाम है क्या? हाँ, बहुत गंभीरता के साथ बोला था। राजनीति यदि अच्छी है बुरी है, इनके कहने के हिसाब से तो मुझे लग रहा था बुरी है, और आप सारे कह रहे हो अच्छी है। 11वीं के पहले ही चैप्टर में है, पहले ही शायद पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में है कि राजनीति बुरी नहीं है। राजनीति में आने वाले लोग बुरे हैं। लोग बुरे हैं जब संसद में भी बैठकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दूसरे को बोलते हैं, प्रधानमंत्री तक बोल जाता है, मंत्री तक बोल जाते हैं कि राजनीति करे। तो यहाँ क्या भेड़ चराने आए? किस लिए आए हैं? वहां सब राजनीति करने आए। राजनीति का मतलब होता है ऐसी नीति जो ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी हो सके। यानी सुकरात ने 5000 साल पहले कहा था कि राजा को ऐसी राजनीति करनी चाहिए जिनमें जन कल्याण छिपा हो। राजा है वो ईश्वर का दिया हुआ नहीं है। राजा का कर्तव्य है जनता की सेवा करें। और 5000 साल का सफर चलता चलता इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में बदल गया। तो इस राजनीति का उद्देश्य भी क्या है? जन कल्याण। लेकिन हमें बुरी क्यों लगती है? क्योंकि हम जब चुनाव करते हैं तो गुंडे चुन देते हैं और 500-500 रुपए में वोट, 500-500 रुपए लेके वोट दे देते हैं। जो आदमी पैसे देकर एमपी, एमएलए, पंच, मेंबर, ब्लॉक समिति, जिला परिषद का बनेगा, वो जन कल्याण के काम नहीं करेगा, वो लूट खसोड़ करेगा। और जब लूट खसोड़ होते हुए जब अपनी आंखों के सामने हम देखते हैं तो हमें लगता है राजनीति खराब है। तो यदि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, चुनाव हम बढ़िया तरीके से करेंगे। ये उनका कोर्ट नहीं है, ये राजनेताओं का कोर्ट नहीं है, ये हमारा कोर्ट है कि हम गलत आदमी को चुनते हैं। और जैसे गलत आदमी का चुन जाएगा, गलत काम करेगा और फिर वो वैसा ही सिस्टम रहेगा। तो राजनीति बुरी नहीं है, ये इस शब्द का। और टेलीविजन में तो आप बहस देखोगे तो रोजाना एक ही शब्द आता है, ये राजनीति कर रहा है, ये राजनीति करता है। राजनीति करने के लिए आए हो ना, फिर राजनीति तो करेगा ही। लेकिन उन्होंने अर्थ इसलिए बदल रखा है कि राजनीति में गंदे लोगों का प्रवेश ज्यादा हो गया है, जो तुम्हें दिखता ज्यादा है। और वो हुआ किसके कारण है? हमारे कारण हुआ है। यदि हम अच्छे आदमी को वोट देंगे, अच्छे आदमी को प्रोत्साहन देंगे, समाज सेवा करने वाले दुनिया में बहुत है।
दुनिया में बहुत है समाज सेवा करने वाले। समाज सेवा वालों को राजनीति में यदि आएंगे तो हमारे देश का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। सभी मेरे अध्यापक साथियों का, प्रिंसिपल महोदय, डिंग नाइट के ऑब्जर्वर साहब व अन्य सभी का भी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आपके स्कूल में आए बहुत अच्छा लगा, आपका दफ्तर बहुत अच्छा लगा, और दफ्तर में जो टीचर्स की फोटो लगी है वो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी। और पीछे जो नक्शा दे रखा था वो भी बहुत अच्छा लगा। मैं तो वीडियो बना रहा था लेकिन अनिल से ने रोक दिया, बाद में बनाएंगे। तो मैं आपका ऑफिस को भी शीर्षा में दिखाऊंगा। मेरा एक चैनल है पॉलिटी विद बराज, जो मैं 12वीं के बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, और आज जो कुछ गतिविधियां हुई है वो उसमें डाल दी जाएगी। और इसके अलावा भी मैं जो बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, संविधान से संबंधित, राजनीति से संबंधित विषय बहुत सारे मैं डालता रहता हूँ, तो आपको अच्छा लगे तो वो देख लेना, क्योंकि और शाम तक या लगभग शाम तक आपकी ये वीडियो पॉलिटी विद बराज के साथ आ जाएगी। थैंक यू। हमने बेटियों की सुरक्षा व महिलाओं के शक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने हरियाणा में बेटियों की सुरक्षित शिक्षा प्रदान करने के लिए परिवहन की सुविधा दी है। 131 रूटों पर विशेष बसों का परिचालन हो रहा है। भिवानी दुष्कर्म केस में दोषी विधायक के खिलाफ सीबीआई जांच करवाई जा रही है, उसे पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के इस मुद्दे पर चिंता करना तो ठीक लगता है, लेकिन दुर्भावना के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। इसमें विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। पर्सन संख्या 102। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कर्मचारी किसी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। देश की सारी व्यवस्था को कर्मचारी ही दुरुस्त रखते हैं। मैं सदन के माध्यम से देश के कोने कोने से उठने वाली कर्मचारियों के संगठन की आवाज़ की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहती हूँ। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के भविष्य पर कुठाराघात है। कर्मचारियों द्वारा जमा अंशदान को शेयर बाजार में लगाया जाता है, जो कि पूरी तरह से असुरक्षित है। कोई गारंटी नहीं, हो सकता है पूरा पैसा ही डूब जाए। पैसे निकालने के नियम बड़े कठोर हैं। मेडिकल फैसिलिटीज का स्पष्ट प्रावधान नहीं। 58 वर्ष तक सेवा करने के बाद पेंशन के रूप में 750 से 2500 रुपये तक की मासिक पेंशन देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अर्धसैनिक बल बीसी स्कीम के तहत आते हैं। क्या सरकार पूरा जीवन देश की सेवा में लगाने के बाद भी उनके बुढ़ापे के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विपक्षी साथी को अवगत करा देना चाहता हूं कि यह पेंशन योजना पिछली सरकार द्वारा लागू की गई थी। कर्मचारियों के संगठनों के विरोध के हाल के 1-2 वर्षों में देखने को मिले हैं। सरकार कर्मचारियों के हितों की चिंता करती है। 10 दिसंबर 2018 के कैबिनेट बैठक में अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इस वृद्धि में 2026 से 2027 में 2840 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद जो कर्मचारियों को 60% राशि मिलती थी, उसे भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। महोदय, सरकार अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा पेश किए गए आंकड़े मात्र एक लिपा होती है। गत वर्ष में जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन की राशि मात्र 750 से 2500 रुपए तक ही बनी है। क्या इतनी राशि में कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोटी तथा असामयिक बीमारियों का खर्च वहन कर पाएगा? महोदय, यहाँ तक कि सरकार की स्कीमों की वजह से पेंशन योग्यता की राशि उसकी मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को भी नहीं मिल पाती है। वक्त से पहले रिटायरमेंट तक राशि नहीं निकाल सकते। यहाँ तक कि एनपीएस में रख रखाव के लिए खाते में जमा राशि पर 10% वार्षिक का टैक्स भी देना पड़ता है। तब सरकार कैसे कह सकती है कि वे कर्मचारियों के हितों की चिंता करते हैं? महोदय, हम आपसे यह मांग करते हैं कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के अंतर्गत सभी लाभ दिए जाए। चलने दे, कृपया शांत रहिए। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी साथी को जो चिंता जारी की जा रही है, मैं उसके संबंध में बता देना चाहता हूं कि टियर 2 का लगा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। गत दिनों के समूह बैठक में हमने इस पर चर्चा भी की। हमने पेंशन भोगी नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया।
कर्मचारियों को जमा की गई राशि को अपने संपूर्ण कार्यकाल में 2 बार 25% तक दिलवाया जा सकता है। इस विषय पर हमने वित्त विशेषज्ञों से राय भी मांगी ताकि कर्मचारी के हितों पर कोई आंच न आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी साथी को यह भी बताना चाहता हूं कि एनपीएस और यूपीएस के कर्मचारियों के हितों को मद्देनजर रखते हुए यह लागू की गई। पर्सन संख्या 123। मैं सदन के माध्यम से हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ रहे नशा तस्करी एवं नशे की समस्या को उजागर करना चाहता हूं तथा गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य निर्माता होती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में नशे का दरिया बढ़ रहा है जो लोगों के अरमानों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। इन क्षेत्रों में समस्या काबू आने के बजाय निरंतर बढ़ती जा रही है। हाल ही में सिरसा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में करोड़ों रुपए की अफीम की खेप पकड़ी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब व हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र में हर वर्ष लगभग 7,500 करोड़ रुपए का नशीले पदार्थों का व्यापार होता है। इन क्षेत्र के नशा तस्करों को कानून का कोई डर नहीं। इस क्षेत्र के नशा तस्करों को कानून का कोई डर नहीं। तस्करी के इस खेल में सियासी मिली भगत की वो आती है। बड़े पैमाने पर हो रहे नशा तस्करी से युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। मेरा प्रश्न माननीय गृह मंत्री जी से है कि वह नशा तस्करी की रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित संसद को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार नशा तस्करों को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए कानून लागू कर रही है। यह समस्या अकेले हरियाणा, पंजाब जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सभी राज्यों एवं दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की भी है। हाल ही में दिल्ली में नाइजीरिया के एक विद्यार्थी को अफीम के साथ पकड़ा गया तथा उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। नशा तस्करों व नशे का प्रयोग करने वालों का एक साझा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि नशे तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। हाल ही में केंद्र की पहल पर पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के मंत्रियों द्वारा दिल्ली में एक मंथन किया गया है। सीमावर्ती राज्यों का एक साझा कार्यकारी समूह बनाकर तस्करी के इस मकरजाल को तोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए माता पिता व समाज के साथ सोशल मीडिया से भी ठोस पहल करवाने का अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्रालय इस समस्या को लेकर गंभीर है तथा सरकार के प्रयासों के सुखद परिणाम शीघ्र ही राष्ट्र के सामने होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, नशा तस्करी एवं नशे की लत कोई सामान्य विषय नहीं है। युवा देश की शक्ति है, राष्ट्र की एकता है, लेकिन आज का युवा नशा तस्करी एवं नशे की लत में आता जा रहा है। पूरा विपक्ष माननीय गृह मंत्री जी की बात से संतुष्ट नहीं है। इस व्यापी समस्या पे प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट करें एवं बताएं वह नशा तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पद से शासक साथी द्वारा युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर जो चिंता की है वह काबिले तारीफ है। हमने नशे की प्रवृत्ति व नशे की तस्करी को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें नारकोटिक्स ड्रग एक्ट 1985 के तहत न्यूनतम सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। सरकार नशा तस्करी को गैर जमानती अपराध मान चुकी है व इसे कानून भी बना दिया गया। और नशा तस्करों के नेटवर्क पर नजर रखने के लिए हमने स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया है। इसके अलावा स्कूलों में एंटी ड्रग सेल गठित करके विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ नशा तस्करी में शामिल कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों पर कानून पर संगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा चुकी है तथा मंत्री समूह की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लेजर बाड़ लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। पर्सन संख्या 114। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि एक आम आदमी अपने पूरी जिंदगी एक खून पसीने से अपनी पूरी जिंदगी एक साधन, स्कूटर, कार व जीप इत्यादि खरीद पाता है
और उसकी पूरी तरह से देखभाल करता है। लेकिन अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक विधेयक पास किया गया है कि पेट्रोल से चलने वाले 15 वर्ष व डीजल से चलने वाले 10 वर्ष के पुराने साधन सड़कों पर नहीं चलेंगे, और यदि इनमें से कोई पुराना साधन सड़कों पर चलता है तो पुलिस स्क्रैप पॉलिसी के तहत जब्त कर लिया जाएगा। मान्यवर महोदय, चलो मान लेते हैं कि ये पर्यावरण के नजरिए से बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं सदन का ध्यान इस ओर डालना चाहूंगा कि देश में 15 वर्ष पुराने हवाई जहाज चल सकते हैं, देश में 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहन चल सकते हैं, यहाँ तक कि पुरानी एम्बुलेंस भी चल सकती है, तो आम आदमी के पुराने वाहन क्यों नहीं चल सकते? इसका तो साफ साफ मतलब हुआ कि अपने दोस्तों को दो लाभ और आम जनता करो विनाश। क्या इसी को सबका साथ और सबका विकास कहा जाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जो नई स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है, लगता है मेरे काबिल दोस्त ने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा। हमारी सरकार पर्यावरण को लेकर काफ़ी संजीदा है। पुराने वाहनों से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। पेट्रोल व डीजल जैसे ईंधन के स्रोत भी हमारे देश में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार पर्यावरण के साथ साथ ईंधन के विकल्पों पर भी ध्यान दे रही है, जैसे सौर ऊर्जा, बिजली यंत्र, बायो ईंधन। इससे हमारे देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, साथ ही देश का आर्थिक विकास भी होगा। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सरकार का कदम तो उचित लगता है, लेकिन क्या एक आम आदमी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में सक्षम हो पाएगा? और यदि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में हिम्मत जुटा भी लेता है तो उसे लंबी दूरी के सफर के दौरान चार्ज कैसे करेगा? और तो और आम आदमी के पुराने वाहन के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी देगी, तो साथ ही पेट्रोल पंप की तरह जगह जगह पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलने का काम करेगी। इससे प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगा, साथ ही आम आदमी का सफर के दौरान ईंधन पर होने वाले खर्च में भी बचत होगी। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल समाप्त होता है तथा शून्यकाल का आरंभ होता है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे एशिया का दूसरे सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन इसे धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपा जाने की तैयारी चल रही है। अभी हाल ही में 23 रेलवे स्टेशनों को नीलामी के माध्यम के तहत निजी हाथों में सौंप दिया गया है। भोपाल में स्थित रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से निजी हाथों में को दे दिया गया है। भारतीय रेलवे की पार्सल सेवा को ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया के हाथों में सौंप दिया गया है। 55 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले सभी रेलवे कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दी जा रही है। ऐसा करने से तो बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी। सरकार ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार मुहैया करवाने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। क्या सरकार ऐसे ही रोजगार मुहैया करवाएगी? सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन रही है। मान्यवर महोदय, मैं अपने विपक्षी साथी को बताना चाहता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में विश्वस्तरीय सुविधाएं देकर ही विदेशी निवेश को भारत में लाया जा सकता है। नई नई कंपनियां आएंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रेलवे के कुछ स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने से यहाँ साफ सफाई तो बेहतर रहेगी, साथ ही यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अमेजन इंडिया को सिर्फ 2.5 टन तक के पार्सल की अनुमति दी गई है, बाकी प्रबंध इंडिया रेलवे के हाथों में होगा। रेलवे प्रबंध में युवाओं को मौका देने के लिए स्वैच्छिक रिटायरमेंट दी जा रही है। ऐसा करने से नागरिकों के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। माननीय सदस्यगण, शून्यकाल समाप्त होता है तथा अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हाल ही में देश में घटित किसानों की आत्महत्या व उनकी दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, भारत गांव का देश है, इसकी आत्मा गांव और किसानों में बसती है। 70 से 80% जनता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। आजादी के 70 वर्ष बाद भी दिन रात मेहनत करने वाले किसान अपने बच्चों का पेट ठीक प्रकार से नहीं भर पाते हैं। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। जमीन के मुआवजे में देरी से महाराष्ट्र के अकोला में 5 किसानों ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। वहीं हरियाणा के चरखी दादरी के ढाणी घोघाट के 54 वर्षीय राम मुख्तार की धरने पर बैठे मौत। जमीन के मुआवजे में देरी व मौतें ये ऐसी घटनाएं हैं जो प्रगतिशील राष्ट्र के माध्यम पर कलंक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 12,000 से अधिक किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। किसानों की ऐसी दयनीय हालत कब तक बनी रहेगी और सरकार इनकी सुध लेगी भी या नहीं? माननीय कृषि मंत्री जी,
मान्यवर महोदय, देश में इस प्रकार से किसानों की आत्महत्या का बढ़ना चिंता का विषय तो है, पर ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं पर ध्यान ही न दिया जा रहा है। सरकार द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। मान्यवर, सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया है। किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। किसानों के कल्याण हेतु 2,11,694 करोड़ का बजटीय प्रावधान इस बजट में तैयार किया गया है, जो देश के प्रत्येक किसान को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये के रूप में मिल रहे हैं। इसके लिए सरकार ने शीघ्र ही पेंशन योजना लागू करने का ऐलान भी किया है। मान्यवर, हमारी सरकार जीरो बजट खेती प्रबंधित पूरे देश में लागू करने का प्रयास कर रही है, जिससे किसानों को किसी प्रकार का लोन न लेना पड़े, उन्हें आत्महत्या न करनी पड़े। इसके लिए सरकार ने शीघ्र ही 1 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करवाया। मान्यवर महोदय, मैं विपक्षी साथी को याद दिला दूं कि फसल किसान की लीड होती है। इसके सहारे ही परिवार की नैया पार होती है। बच्चों की शिक्षा से लेकर लड़कियों की शादियां इस पर निर्भर होती है। खेती की बढ़ती लागत, कृषि उत्पादकों की गिरती कीमत, मॉनसून की विफलता तथा ऋण का अत्यधिक बोझ सरकार की बेरुखी अन्नदाता ने घूट कर मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरे मंत्री साथी ने फसल बीमा की बात कही है। हकीकत तो यह है कि फसल का बीमा तो कर दिया जाता है, लेकिन मुआवजा मिलता नहीं। मुआवजे के समय शर्तें थोपी जाती है, आंदोलन करना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 70 किसानों का अदालत के आदेश पर उपभोक्ता क्लेम का आदेश पर पेश किया गया था। सरकार द्वारा किसानों का कर्ज का इलाज क्यों नहीं किया जा रहा है? इनका आमदनी बढ़ाने का स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? देश को हरित क्रांति का सिरमौर बनाने वाले अन्नदाता के साथ ऐसा भेदभाव कब तक चलता रहेगा? मान्यवर महोदय, मेरे विपक्षी साथी द्वारा जो आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं सब बेबुनियाद है। फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए लागू की गई थी, जिसमें खरीफ की फसल पे 2% एवं रबी की फसल पे 1 से 5% तक का प्रीमियम दर भुगतान करना होता था, जिसमें पहले प्रीमियम दर पे कैंपिंग का प्रावधान था, जिसमें कम भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया, जिसमें बिना कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा। मान्यवर, किसानों की आय को 2027 तक दुगना करने का लक्ष्य हमने रखा है। जितना MSP हमने बढ़ाया है उतना आज तक की किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया। किसानों को निबंध बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जिससे वे अपनी फसल पका सकें। सरकार छोटे किसानों के कर्ज माफी पर भी विचार कर रही है। ब्याज पुरस्कार लोन से किसानों की आय को दुगना करने के लिए मधुमक्खी पालन व शहद मिशन पर भी सरकार काम शुरू करने जा रही है। माननीय सदस्यगण, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होती है तथा अब विपक्षी सांसद जय कुमार सुंदरम विशेषाधिकार हनन मामला सदन के पटल पर रखें। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब मैं सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आ रहा था तो देवीलाल चौक पर पुलिस ने मेरी गाड़ी को रोक ली, जबकि मेरी गाड़ी पर VIP लेवल भी लगा था। मैंने उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे बेवजह 2 घंटे तक रोका रखा। यह एक सांसद के संसद द्वारा विशेष अधिकार से हनन का मामला बनता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसके लिए कड़े निर्देश दिए जाए। माननीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से खेद प्रकट करता हूं और इनकी शिकायत विशेषाधिकार हनन समिति को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। क्या आप गृह मंत्री जी की बात से संतुष्ट हैं? जी महोदय, मैं मंत्री जी के बात से संतुष्ट हूँ। माननीय सदस्यगण, अब विपक्षी नेता माननीय मनोज कामरों का प्रस्ताव पेश करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 193 के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की भयंकर स्थिति के संबंध में पूछना चाहता हूं कि बाढ़ सुबह हर साल आता है, लेकिन सरकार एहतियाती उपाय नहीं कर रही। वह पहले समस्या आने का इंतजार करती है, फिर उसके समाधान के बारे में सोचती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार समेत 9 राज्यों में बाढ़ की भयंकर स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड के टिहरी, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 12 दिनों में केरल में मरने वालों की संख्या 113 पहुंच चुकी है। पंजाब में सतलुज, कृष्णा, गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ के कहर से 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन
पर सरकार की ओर से राहत व बचाव कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। जैसे जब रोम चल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। राष्ट्रीय आपदा आने के बाद सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिहाज से आपदा राहत निधि के जवानों को बाढ़ राहत कार्य में लगाया गया है तथा नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति मंत्रालय को भोजन सामग्री की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हमने प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम और दवाइयाँ भी मुहैया करवा दी है और कल ही प्रधानमंत्री एवं केंद्र के गृह मंत्री महोदय जी ने आंध्र प्रदेश का हवाई सर्वेक्षण किया है, जिससे अब स्थिति ठीक दिखाई दे रही है और केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत कार्य में तेजी लाने के लिए NDRF की टीम को भी निर्देश दिए हैं। अतः मैं तो यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष इस बाढ़ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति करवाए। इस प्रकार हंगामा खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है। धन्यवाद। मान्यवर महोदय, बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी राष्ट्रीय आपदाओं पर केंद्र व राज्य सरकार की सम्मिलित जिम्मेदारी होती है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। पंजाब प्रधानमंत्री राहत कोष से हरियाणा के लिए तत्काल धनराशि जारी कर दी, जबकि ज्यादा प्रभावित हिमाचल प्रदेश, पंजाब को फुट्टी कौड़ी की भी सहायता घोषित नहीं की गई। बाढ़ पीड़ितों को अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है। मुआवजों में सरकारी तंत्र की विफलता नजर आ रही है। मान्यवर महोदय, राहत के नाम पर लूट खसोट भी जारी है तथा केंद्र सरकार अपना दायित्व निभाने में पूरी तरह विफल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्षी साथी को बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ितों को बराबर राहत मुहैया करवाई जा रही है। संपूर्ण प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी बाढ़ के चलते लगभग 90 लाख हेक्टेयर फसलें खराब हो गई तथा 1900 करोड़ रुपए के नुकसान बाढ़ में बढ़ने वाले हजारों लोगों का अनुमान है। इसके चलते केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से बाढ़ में मरने वालों को 2-2 लाख तथा गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की सहायता व प्रति एकड़ जमीन के नुकसान पर 20 हजार रुपये देने की सहायता की घोषणा की है। जो नुकसान बाढ़ के चलते हुआ है, उस नुकसान का सही आकलन करने के लिए एक केंद्रीय दल भेजा जाएगा। अतः मैं तो यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष के भेदभाव में कोई दम नहीं है। इनका तो बस हंगामा खड़ा करना ही मकसद है। माननीय सदस्यगण, जो सदस्यगण बाढ़ आपदा मामले पर चर्चा चाहते हैं, वे यहाँ के लिए हाथ खड़ा करें। माननीय सभासदों, जो चर्चा नहीं चाहते वह ना के लिए हाथ खड़ा करें। ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है। अंत काम रोको प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। माननीय सदस्यगण, अब आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। महिला एवं बाल विकास समिति की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। मानव लिखित मामले की सर्व समिति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। लोक लेख समिति की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए। माननीय सदस्यगण, अब सदन में कानून संबंधी कार्य शुरू होता है। माननीय खेल मंत्री विधेयक का पुनर्स्थापन करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं सदन में खेल संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापन करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि इस बिल पर सीधी चर्चा की जाए या इसे स्थायी समिति की ओर भेज दिया जाए। माननीय सदस्यगण, इस बिल पर सीधी चर्चा की अनुमति दी जाती है। अध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। मेरे द्वारा पेश करने वाले विधेयक का शीर्षक राष्ट्रीय खेल विधेयक 2025। इसमें 76 पेज 122 धाराएं हैं जो सभी आवश्यक खेल नियम व सुधार की व्यवस्था करती हैं और
ये एक शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड सहित सभी खेल संघों की निगरानी, विवाद समाधान व चुनाव के नई निकाय की व्यवस्था करता है। इसकी कुछ धाराएं मैं सदन को बताना चाहता हूँ। धारा 1, खेलों के राष्ट्रीय व राज्य संघों द्वारा नियमों को दोबारा स्थापित करना व संघों का पंजीकरण। धारा 2, खिलाड़ियों के अधिकार, उनके चयन व अनुशासन संबंधित प्रावधान। सरकार की तरफ से राष्ट्रीय खेलों के लिए वित्तीय सहायता और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि। बाकी सभी धाराएं भी आप सदन में पढ़ सकते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य खेलों में चयन प्रक्रिया, अनुशासन व अन्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना है। इस विधेयक में महिला खिलाड़ियों का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें भी समान अवसर मिले और उनको भी विशेष योजनाओं का लाभ मिले। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक भारतीय खेलों की गुणवत्ता सुधारने का व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। माननीय सदस्यगण, इस विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त होता है तथा द्वितीय वाचन कल सुबह 11 बजे होगा। तब तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आज की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन में खेल संशोधन विधेयक 2025 के तृतीय वाचन को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। इस विधेयक पर सीधी चर्चा का फैसला प्रथम वाचन में हो गया था। अब सदन की प्रत्येक धारा पर विस्तार से चर्चा करेगी। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की धारा 6 में अनुशासन पारदर्शिता का हवाला देकर सरकार खेल संघों की स्वायत्तता को कम कर रही है। सरकारी हस्तक्षेप से बीसीसीआई जैसे अन्य खेल संघों की परंपरागत स्वतंत्रता कम होगी और सरकार खेलों में भी राष्ट्रीय के नाम से राजनीतिक फैसले ले सकती है। खेल संघों की स्वतंत्र संस्कृति, निर्णय क्षमता व सरकारी जरूरतों से प्रभावित होगी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा पेश विधेयक में हमें कुछ नियम आपत्तियां हैं। एक, इस विधेयक द्वारा सभी खेल संगठनों के प्रशासन में व चुनाव में सरकार की भूमिका बढ़ सकती है। 2, विधेयक पूर्ण रूप से असंवैधानिक लग रहा है क्योंकि खेल एक राज्य सूची का विषय है, न कि केंद्र सूची का। 3, विधेयक के अनुसार प्रशासनिक भ्रष्टाचार होगा क्योंकि खेल संघों के प्रमुख राजनीतिक पृष्ठभूमि से आएंगे, न कि खेल अनुभव से। इसे खेल संघों की गुणवत्ता और पारदर्शिता भंग होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी सांसद द्वारा उठाए गए बिंदुओं की सराहना करता हूं, पर इस सदन के माध्यम से कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला, सरकार की भूमिका बढ़ने का आरोप है। यह सही है कि विधेयक के माध्यम से कुछ हद तक सरकार की भागीदारी बढ़ाई गई है, परंतु यह हस्तक्षेप के लिए नहीं बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। सरकार की भूमिका रेगुलेटर और मार्गदर्शक के रूप में होगी, न कि संचालक के रूप में। दूसरा, राज्य सूची और में खेल का विषय, यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक राष्ट्रीय खेल महासंघों और ओलंपिक संघों की
कार्य प्रणाली को नियमित करने के लिए लाया गया है, जिनका कार्य क्षेत्र अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय होगा। संविधान अनुच्छेद 249 और 252 के अंतर्गत यदि राज्य की सहमति हो तो संसद ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है और हमने इस संबंध में राज्यों से परामर्श भी की है। इसी तरह राजनीति पृष्ठभूमि और पारदर्शिता का मुद्दा, मैं विपक्ष को यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विधेयक में स्पष्ट प्रावधान है कि खेल के प्रमुख पदों पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकेगा जिसके पास खेल का वास्तविक अनुभव होगा। केवल राजनीतिक पृष्ठभूमि होने से कोई व्यक्ति पदाधिकारी नहीं बन सकेगा। अतः हमारा उद्देश्य खेलों में राजनीतिकरण करना नहीं बल्कि खेलों में पेशेवर, पारदर्शी और खिलाड़ी केंद्रित बनाना, यही हमारे विधेयक की आत्मा है। धन्यवाद। हम इस बिल का विरोध करते हैं क्योंकि सरकार मनमाने तरीके से बिल पास कर रही है। महोदय, इससे पहले भी सरकार अलोकतांत्रिक कार्य कर चुकी है, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, सीए और कृषि कानून। महोदय, जब इनकी सरकार नहीं आई थी तो ये कहते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने सारे सरकारी उपकरण बेच दिए, यहाँ तक कि रेलवे, एयरपोर्ट व बंदरगाहों को भी नहीं छोड़ा। और तो और खेल संगठनों को भी अब सरकार के नियंत्रण में लाया जा रहा है। ये कैसा विधायक है? कृपया शांत रहिए, कृपया बैठ जाइए, कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री जी इस बिल के बारे में अपना वक्तव्य दें। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावना और आलोचनाओं को लोकतंत्र का हिस्सा मानता हूं, परंतु कुछ ही बातों का तथ्यात्मक उत्तर देना आवश्यक समझता हूं। सबसे पहले यह कहना कि सरकार इस विधेयक को मनमाने ढंग से पास करवा रही है, यह पूर्णतः भ्रामक और असत्य है। यह विधेयक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों से गुजर रहा है। संसदीय समिति में गया, राज्यों से परामर्श हुआ, विशेषज्ञों की राय ली गई और आज यह सदन के समक्ष है। दूसरे पूर्व में लाए गए सभी विधेयकों का उद्देश्य राष्ट्रीय और भविष्य की मजबूती था। हाँ, इन पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अलोकतांत्रिक कहना भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और इस संसद का अपमान है। अब बात खेल संघों की। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 का उद्देश्य खेल संगठनों को नियंत्रित करना नहीं है बल्कि सुधारना है। वर्षों से खिलाड़ियों की यह शिकायत थी कि खेल संघों पर कुछ ऐसे लोग काबिज हैं जिनका खेलों से कुछ लेना देना ही नहीं है। हम वही व्यवस्था लाना चाहते हैं जिसमें खिलाड़ी आगे बढ़े, राजनीति नहीं। इस विधेयक से पारदर्शिता बढ़ेगी, खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और खेल प्रशासन में जवाबदेही आएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है देश झुकेगा नहीं, दौड़ेगा, खिलाड़ी रुकेगा नहीं, जीतेगा, भारत थमेगा नहीं, आगे बढ़ेगा और यही इस विधेयक का उद्देश्य है। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे सकारात्मक सोच के साथ सरकार का सहयोग करें तथा उनके द्वारा दिए गए अमूल्य सुझावों को भी सरकार इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगी। अतः वे इस बिल को पास करवाने में सरकार का सहयोग दें व इसे कानून बनने दें। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर काफी लंबी चर्चा हो चुकी है। अब इस चर्चा को यही विराम दिया जाता है तथा इसका द्वितीय वाचन कल होगा। तब तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
सभी सभासदों व बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आज से कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करता हूं। माननीय सदस्यगण, फिर संशोधन विधेयक 2025 का तृतीय वाचन आरंभ होता है। महासचिव जी, मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाए। जी अध्यक्ष महोदय। इस बिल के पक्ष में 21 तथा विपक्ष में 13 मत पड़े हैं। यह बिल 13 के मुकाबले 21 मतों से पास किया जाता है। महासचिव जी, इसे आगामी कार्रवाई को ऊपरी सदन में भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय, इसे आगामी कार्रवाई के लिए ऊपरी सदन में भेज दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, अब सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। प्यारे बच्चों, हमारे बीच में पत्रकार बंधु भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके पूरे विद्यालय को और प्यारे बच्चों आपको बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ कि आप लोगों ने ब्लॉक लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप लोगों को, आपके पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई। युवा संसद जो कार्यवाही आप लोगों ने आज की है, ये SCRT गुरुग्राम और हमारी डाइट लिंक की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है जो कि हम विद्यालयों में पिछले 3 साल से लगातार चला रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों में एक आदर्श राजनीति की भावना को विकसित करना है। भारत, आप जानते हो कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार किस प्रकार से काम करती है, इसकी पेशकारी आज आप लोगों ने यहाँ बड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शित किया है। इसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश की संसद किस प्रकार से काम करती है। आप लोगों ने यही करके दिखाया है। ऐसा करके ना सिर्फ आप लोगों ने खुद सीखा है, बल्कि जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं
उतने परिवारों को, पूरे विद्यालय को और पूरे समाज को आपने एक शिक्षा दी है कि संसद में किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से हमारे देश में कानून बनते हैं, किस प्रकार से नए मंत्री शब्द लेते हैं, किस प्रकार से जो संसद की पूरी कार्रवाई आप लोगों ने करके दिखाई है, ये आप लोगों ने पूरे समाज को जागृत करने का काम किया है, मैं ऐसा समझता हूँ। जहाँ तक आज की इस प्रतियोगिता का सवाल है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप कंपटीशन कर रहे हो, 7 टीमें हैं, 7 ब्लॉक हैं। आज हमारा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन समाप्त हो रहा है, आप लास्ट थे। इसके बाद से रिजल्ट आ जाएगा, 2-3 दिन में रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। रिजल्ट कैसा रहता है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि 7 टीम जो अब कंपटीशन कर रही हैं वो 7 टीमों विजेता है, वो सभी अपने अपने ब्लॉक से विजेता है। अब हमें सिर्फ एक अच्छी टीम को, इन विजेताओं में से एक अच्छी टीम, वैसे तो सभी टीमें अच्छी हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक को आगे लेके जाना है, तो हम उस टीम को आगे लेकर जाएंगे और उसमें किसी का भी नाम हो सकता है। तो आप प्रथम आए, आप द्वितीय आए, आप कोई ना आए, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप लोगों ने इस कार्यवाही में, इस एक्टिविटी में आप लोगों ने भाग लिया, ब्लॉक लेवल तक आपने विजेता रहे, आप ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने प्रदर्शन किया और आपने बहुत कुछ सीखा और सिखाया। आपके माध्यम से मुझे ये लगता है कि जितने लोग यहाँ बैठे, 50 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 50 बच्चों ने घर जाकर अपने इसके बारे में जरूर बात की होगी कि हमारे स्कूल में ये एक्टिविटी हो रही है। और जब आपने घर में बात की होगी तो आपके घर वालों को भी ये आजा मैडम, आप क्या दो चार All the rest of teachers, please come to the podium for the photo session. सपना गिल, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। वीरमती पीजीटी इंग्लिश। रुपिंदर कौर पीजीटी पंजाबी। बिंदर सिंह पीजीटी साइकोलॉजी। रंजीत कौर टीजीटी पंजाबी। राजवीर कौर पीजीटी इकोनॉमिक्स। गुरप्रीत कौर एलए। रानी सोनी टीजीटी साइंस। सुनीता रानी टीजीटी इंग्लिश। प्रोमिला आर्ट एंड क्राफ्ट। रिंकू रानी पीजीटी हिंदी। निर्मला रानी टीजीटी पंजाबी। सीमा पीजीटी हिंदी। और आप? हेमराज। बोलो। हेमराज पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। और ये हमारे विद्याधर बेनीवाल प्रिंसिपल। दोबारा बोलो जोर से। विद्याधर बेनीवाल प्रिंसिपल। दीपक ग्रोवर टीजीटी इंग्लिश। डॉक्टर अनिल फ्रॉम डिंग डाइट। डॉक्टर अनिल चावला फ्रॉम डिंग डाइट। डॉक्टर परवीन पीजीटी हिस्ट्री। और इनको मैं काफ़ी बार लाइव देख चुका हूँ, बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सो मच सर। और ये हमारे पत्रकार साथी जो हमारे साथ ही लगे हुए हैं। देसी न्यूज़ एक्सप्रेस। कौन सा? देसी न्यूज़ एक्सप्रेस। देसी न्यूज़ एक्सप्रेस। सबसे पहले सम्मानित इस स्कूल के प्रिंसिपल श्री विद्याधर जी बेनीवाल और इस सभा में बैठे मेरे साथी टीचरगण व प्यारे प्यारे बच्चों और इस स्टेज पर बैठे अध्यक्ष जी को मेरा नमस्कार। तो ये जैसा कि ये प्रोग्राम युवा संसद का प्रोग्राम SCRT गुरुग्राम सुना होगा ना बच्चों आपने, उसके द्वारा संचालित डिंग डाइट, एक जैसे SCRT के आगे डिंग है हर एक डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, डाइट डिंग में है जो कि सिरसा का है, उसके द्वारा DRU विंग के द्वारा संचालित ये युवा संसद का प्रोग्राम, इसको देखकर ये मैंने दूसरा प्रोग्राम देखा है क्योंकि मैंने अभी हाल ही जून में ज्वाइन किया था डाइट में, तो इससे पिछला प्रोग्राम में था दूसरी कला में देखा था और यहाँ देखा था। जो बच्चों में दोनों ही जगह मैंने ऊर्जा देखी, उससे मेरे को लगता है जो ये संसद का जो निर्माण किया जा रहा है युवा संसद का, वो लगता है कि भी हमारा देश सुरक्षित आपको। बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी, दोनों ही स्कूल मैंने दो देखे हैं। पीछे 5 स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक वाइज जो आए हैं वो मैं नहीं देख पाया, उनकी वीडियो जरूर देखी है मैंने, लेकिन जो ये लाइव प्रोग्राम देखकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो बच्चों का पार्टिसिपेशन है ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे।
और हो सकता है ये आपको आने वाले टाइम में इसके लिए प्रेरित भी करे कि हम में से कोई युवा निकल कर एक अच्छा राजनेता बने। जैसा कि बराज सर ने कहा कि राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, वो बुरी इसलिए है क्योंकि वहाँ कुछ, सभी नहीं, कुछ बुरे लोगों का वहाँ एंट्री हो जाती है, इसलिए वो बुरी लगती है। वरना राजनीति से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। बाकी होती है अपने अपने इंटरेस्ट की, कोई राजनीति में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है। और अगली बात को मैं आगे बढ़ाऊँ तो हम रास्ते में आ रहे थे, यही बात ही कर रहे थे बराज सर, हेमराज सर, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में 25 स्कूल ऑब्जर्व किए, तो इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। जो मैं बात आगे बढ़ा रहा था, मैं रास्ते में भी यही बात कर रहे थे कि जो सरकारी स्कूल का जो निर्माण है, सरकारी स्कूल के जो बच्चों का बेस है वो प्राइवेट से कहीं बेहतर है। आप इस बात को समझें। सबसे पहले तो जितने भी जजेस आए हैं और बाकी जो हमारे मेहमान आए हैं उनको बहुत ही थैंक यू हम कहना चाहेंगे, स्टाफ की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो हमारी कल्पना से भी परे था। जब ब्लॉक लेवल का ये प्रोग्राम होने की बात आई और हम मीटिंग में गए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही था कि इतने बच्चों को प्रॉपर तरीके से बैठाना और उनको एक एक एजेंडा देना बोलने के लिए, ये हमें बहुत बड़ा एक काम लगा। और जब इसको शुरू किया तो हम टीचर्स भी सिटिंग को लेके भी कंफ्यूज और बच्चे भी कंफ्यूज, कुछ ऐसा सिस्टम था उस टाइम। तो जैसे हमने ये शुरू किया तो धीरे धीरे हमें ये समझ में आया कि क्या करना है, और बच्चे खुद इतने एक्टिव हो गए कि बच्चों ने खुद कुछ एजेंडे जोड़े। बच्चों ने आके बताया, मैम हम नशे के बारे में बोल सकते हैं, हम ओपीएस एनपीएस के बारे में बोल सकते हैं। तो बच्चों का खुद के एजेंडे थे। सबसे अच्छी बात हमारी संसद की। शुभ नाम? महेंद्र कौशिक। पोस्ट? पीजीटी ज्योग्राफी सर। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी? मैं यहाँ लगभग 20 सालों से। विश्व की ज्योग्राफी ठीक चल रही है, बिगाड़ चल रहा है? बढ़िया चल रही है सर। बढ़िया चल रही है, बिल्कुल बढ़िया। Motivating. Now finally it is request to Dr. Sri Mahendra Kaushik sir for your golden words and say a vote of thanks to our guest. Please come to the podium, sir. सबसे पहले मैं आप सभी का जो बाहर से गेस्ट आए हैं, जजेस, उन सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से, प्राचार्य महोदय की तरफ से और इन बच्चों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और बच्चों में मैंने भी नज़दीक से काफ़ी दिनों से मैं भी देख रहा हूँ कि जो बच्चे जिनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था, वो आज जो है मान लो इस मंच पर बैठ करके इतने अच्छे तरीके से जो है बातचीत कर रहे हैं और मुद्दे उठा रहे हैं। इस संसदीय प्रक्रिया को जो है बड़ी बारीकी से उन्होंने देखा है और समझा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन बच्चों ने कभी टीवी पर कभी संसदीय जो कार्यक्रम जो चलता है उसको लाइव इन्होंने नहीं देखा होगा कभी भी, लेकिन अब जो इन्होंने जो मैडम सपना मैडम और परवीन सर के निर्देशन में जो इन्होंने किया, जितने भी जिन्होंने एक्ट किया है, जो भी क्वेश्चनिंग इनकी थी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुपर। और बच्चों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आगे भी आप लोग जो है आगे का जो भी आपको स्तर आप अगर आपको मिलेगा तो आप इससे भी बढ़िया जो है अपना प्रदर्शन करोगे। तो सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। बच्चों में और कॉन्फिडेंस आया और बच्चे खुद जो है संसद करने के लिए एक्टिव हो गए। और ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, साइंस के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व है। और बखूबी जिस लड़की की अभी प्रशंसा हुई है, मधु की, वो साइंस स्ट्रीम से है और उसने 4 दिन में ये तैयारी की है। और मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बल्कि जिस बैकग्राउंड से, जिन घरों से ये
बच्चे आते हैं उसको देख के हम सोच नहीं सकते कि बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि बच्चे खुद अपने लिए तालियां बजाएं। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि हमने कल्पना नहीं की थी और हमने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा परफॉर्म करेंगे, और आपने वो चीज करके दिखाई है। और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ बजाज सर जी का और जो हमारे बाकी जो गेस्ट आए हैं सभी का, डीएससी का, और जहाँ से ये युवा संसद का कार्यक्रम शुरू हुआ है उन सब का थैंक यू करती हूँ कि हमारे बच्चों को इस काबिल बनाया, हमारे बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। इस चीज से ना सिर्फ उन्होंने अपने विचारों को बोलना रखना सीखा है बल्कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हुआ है। आज आप देखोगे जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोल पाते थे, आज वो बच्चे खड़े होकर यहाँ पे अपना एजेंडा रख रहे हैं। और ये बात एज ए टीचर हमारे लिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ये हमारे लिए बात कि हमारे बच्चे यहाँ आकर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं थैंकफुल हूँ हमारे प्रिंसिपल सर का, हमारे स्कूल इंचार्ज कौशिक सर का, स्टाफ मेंबर्स का जिन्होंने इतना साथ दिया है। हालांकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी इन्वॉल्व हैं जो थोड़े से पढ़ाई में कमजोर है और टीचर्स ने फिर भी उन्हें जो है वो संसद के लिए क्लासेस छुड़वा के यहाँ पे भेजा। तो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू हमारे जो गेस्ट आए हैं उनके लिए भी धन्यवाद। I would like to thanks to all the worthy guests, all the participants and very cooperative staff member, my co-in-charge Sapna Gill madam, in-charge Kaushik sir, principal sir, and all the respective judges, Satish Braj sir, Hemraj sir, and the observer from Dean Diet and SCRT, Dr. Anil Dalal and Dr. Anil Bisnoi. Sir, thank you so much for your kind presence. Anil Square. Sorry. And last but not least, our cooperative staff member, Sri Suresh ji, Amilal ji and Surjit ji, definitely they were available all the time whenever we needed, we will need. Sri Binder sir, definitely whenever we feel the need to motivate the students, they were always available for us. Thank you for your time to time lecture. All my colleagues who are present all the time whenever we are needed, you all of thanks, you spare your time, you give the time to students to attend this type of activity. ये गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है एलनाबाद। स्कूल बहुत सुंदर बना रखा है। कॉलोनियाँ कर रही है उनमें लगते हैं ऐसे पौधे को लगाते हैं सारे है ना पीछे बहुत अच्छा स्कूल बना रखा है, अच्छा मैनेजमेंट है। विद्याधर बेनीवाल प्रिंसिपल हैं यहाँ, जो रूपावास गांव से हैं, रायपुर रूपावास नाथश्री चोपटा में इकोनॉमिक्स के लेक्चर थे। 2025 में प्रिंसिपल बने हैं और अच्छा मैनेजमेंट है उनका कर रखा है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, जो बच्चे इसमें स्काउट्स में भाग लेते हैं वो भी यहाँ विशेष व्यवस्था है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मुखिया की पोस्ट पे आपने इनको कैरियर कर दो तो फिर करने वालों की कमी नहीं है। ये प्रिंसिपल रूम है जहाँ भारत का संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रियम्बल दे रखी है। ये वर्ल्ड का नक्शा, सातों महाद्वीप दिखा रखे हैं, लाइव कैमरे, और ये बड़ा सुंदर
गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलनाबाद, मीट और टीम, ये टीम है इनकी। That's good.